नमस्कार, मैं हूं पंचदेव प्रसाद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियां। यदि आप हिंदी भाषा का उद्भव और विकास वीडियो नहीं देखा है, उससे ठीक पहले भाषा के विविध स्वरूप वाला वीडियो नहीं देखा है, उससे भी ठीक पहले भाषा की परिभाषा और उसकी अवधारणात्मक समझ के बारे में नहीं जाना है, तो मैं इन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो के देखने के पीछे का कारण ये है कि आप वर्तमान वीडियो हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियां को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बात करते हैं हिंदी भाषा की। तो पहले वाले वीडियो में बात हो चुकी है कि हिंदी भाषा का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अब शोरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी पहाड़ी, शोरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी पहाड़ी और पूर्वी अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश में बिहारी, इन 5 उपभाषाओं के समूह को लेकर किसी भाषा का विकास हुआ है, तो वो भाषा है हिंदी। अब बात करेंगे हिंदी प्रदेश की। तो हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार है। फिर से आप नाम सुन ले। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार है। अब हिंदी भाषा का यह क्षेत्र हिंदी भाषा प्रदेश कहलाता है या हिंदी प्रदेश कहलाता है। मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के एक शब्द का जिक्र करना चाहूँगा, जो अपने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक किताब में पुस्तक में जिक्र करते हैं। उनका हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है और हिंदी साहित्य की भूमिका पर भी बात करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया है, मध्य देश। बहुत सारे छात्र मध्य देश को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, कंफ्यूज करते रहते हैं कि मध्य देश है क्या। लेकिन ये स्पष्ट कर दूं कि मध्य देश उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए प्रयोग किया है। हिंदी भाषी क्षेत्र जो है, हिंदी प्रदेश है, उन सभी के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मध्य देश का प्रयोग किया है। अब मैं बात करूंगा कि पूरे क्षेत्र में, ये हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, उस हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और टोटल 17 बोलियां। अब हिंदी की 5 उपभाषाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह में 5 बोलियां हैं। 5 बोलियां हैं। पहली बोली है खड़ी बोली या कौरवी, दूसरी है ब्रजभाषा, तीसरी है हरियाणवी जिसे बांगड़ू भी कहा जाता है, चौथी है बुंदेली और 5वीं है कन्नौजी। अब दूसरे पूर्वी हिंदी की बात करूं तो पूर्वी हिंदी के लिए अवधी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बघेली और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ी है। अब राजस्थानी की बात करूं तो राजस्थानी में पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहा जाता है, पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी कहा जाता है, उत्तरी राजस्थानी जिसे मेवाती कहा जाता है और दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी कहा जाता है। फिर से आप राजस्थानी के बारे में सुन ले। पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहा जाता है, पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी कहा जाता है,
उत्तरी राजस्थानी जिसे मेवाती कहा जाता है और दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी कहा जाता है। अब हम पहाड़ी की बात करेंगे तो पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी जो भाषा है वो नेपाली मिक्स भाषा है और मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं। और 5वें नंबर पर बिहारी उपभाषा की बात करें तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। पहली भोजपुरी, दूसरी मगही और तीसरी मैथिली। अब खड़ी बोली के बारे में बात करेंगे। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के, सबसे पहले पश्चिमी हिंदी के 5 उपभाषाओं पर बात करेंगे। तो खड़ी बोली का प्रयोग वर्तमान में राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, साहित्यिक भाषा के रूप में उनको मानकीकृत करके, उनको परिनिष्ठित करके हो रहा है। और ये खड़ी बोली का जो क्षेत्र है, खड़ी बोली का क्षेत्र है देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, रामपुर तथा मुरादाबाद। अब खड़ी बोली की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो खड़ी बोली की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुई है। अब आगे ब्रजभाषा की बात करेंगे तो ब्रज का पुराना अर्थ पशुओं या गौओं का समूह या चारागाह आदि है। भगवान श्री कृष्ण की जो भी लीलाएं हुई हैं वो ब्रज क्षेत्र में हुई हैं, जिनसे आप बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ब्रज क्षेत्र में चारागाह तो होंगे ही, गाय तो होंगे ही, तो उसी से ब्रज शब्द जुड़ा हुआ है और उसी की बोली है ब्रजभाषा। यह शोरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित हुआ है। यह शोरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित हुआ है। इसका क्षेत्र है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास का क्षेत्र। ये उनका क्षेत्र है, ब्रजभाषा का क्षेत्र है। अब पश्चिमी हिंदी के हरियाणी पर जाएंगे। हालांकि हरियाणी शब्द की व्युत्पत्ति पर नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि उनकी वो हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति ही विवादास्पद है। तो हरियाणा के बारे में बताना चाहूंगा कि शोरसेनी अपभ्रंश के हरियाणवी जो है हरियाणी, यह शोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित हुआ है। यह बोली शोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित हुआ है। मोटे रूप से हरियाणा तथा दिल्ली का जो देहाती भाग है वो बोली जाती है, इस क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी बोली अहिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी यह बोली खड़ी बोली पर पंजाबी का प्रभाव दिखाता है। ऐसा दिखता है कि यहाँ की जो खड़ी बोली है वो पंजाबी से ज़्यादा ही प्रभावित है। आप हरियाणी सुनेंगे तो ऐसा लगेगा भी आपको। अब मैं बुंदेली की बात करूंगा। मैं एक चीज का जिक्र करना भूल गया। ब्रजभाषा हिंदी साहित्य में आदिकाल में भले ही अपभ्रंश का जिक्र हो, लेकिन मध्यकाल की बात करेंगे, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की बात करेंगे जिसमें भक्ति काल और रीति काल आते हैं। तो भक्ति काल और रीति काल में 2 बोलियां ज्यादा ही प्रभावी रूप से छाई रही है, वो है ब्रजभाषा और अवधी। अब ब्रजभाषा में साहित्य की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी साहित्य रचना होती रही है। ब्रजभाषा में सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि बहुत सारे प्रमुख कवि ने ब्रजभाषा में अपनी रचना की है। और हरियाणी की बात करेंगे तो हरियाणी में केवल लोक साहित्य है। और उससे ठीक पहले मैंने खड़ी बोली की बात की थी। तो खड़ी बोली के बारे में आप जानते हैं कि पूरा आधुनिक काल खड़ी बोली में लिखता आ रहा है। उससे ठीक पहले आदिकाल में अमीर खुसरो ने अपने जितने भी पहली मुकरियां लिखी थी वो खड़ी बोली में लिखी थी। अब बुंदेली की बात करेंगे
तो यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा पर अवस्थित क्षेत्रों में बोली जाती हैं। अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो भी सीमा रेखा पर स्थित शहर है, झांसी है, छतरपुर है, सागर है, ये सभी के सभी बुंदेलखंड कहलाते हैं और उन्हीं की बोली बुंदेली या बुंदेलखंडी कहलाते हैं। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली का विकास भी शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह पश्चिमी हिंदी का मतलब एक बोली है। बुंदेली में लोक साहित्य काफी है। इसमें इसरो के फाग बड़े प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि हिंदी प्रदेश की बहुत बड़ी लोक गाथा रही है आल्हा। आल्हा के बारे में आपने सुना होगा, वो बुंदेली बोली में ही रची गई है। कन्नौजी की बात करेंगे। कन्नौजी का ये जो क्षेत्र है वो कन्नौज इस बोली का मुख्य केंद्र है। यह संस्कृत कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का क्षेत्र है, अतः कन्नौज का नाम कन्नौजी पड़ा है। कन्नौजी बोली का क्षेत्र है इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि। कन्नौजी भी शोरसेनी अपभ्रंश से ही निकली है। ब्रज भाषा से अधिक समानता रखने के कारण बहुत सारे लोग कन्नौजी को ब्रज भाषा की एक उपबोली मानते हैं। कन्नौजी में भी बहुत सारे लोक साहित्य हैं और कुछ अंश इनके प्रकाशित हो चुके हैं। और अवधि की बात करेंगे। अब पूर्वी हिंदी पर जा रहे हैं। पश्चिमी हिंदी की बात हो गई, अब पूर्वी हिंदी पर जाएंगे। तो इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है, जिससे अवधि शब्द बना है। और इसका जो उद्भव है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधि का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर का कुछ भाग, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि हैं। पहले ही मैंने कह दिया था कि मध्यकाल, हिंदी साहित्य का मध्यकाल जो है वो ब्रजभाषा और अवधि से ज्यादा ही प्रभावित है। बहुत सारे ग्रंथ अवधि में लिखे गए हैं। रामचरितमानस की भी रचना अवधि में हुई है। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में साहित्य और लोक साहित्य मिलते हैं और इसके प्रसिद्ध कवि हैं मुल्ला दौद, कुतुबन, जयसी, तुलसीदास, उस्मान, सबल सिंह आदि। अब बघेली की बात करेंगे तो बघेली यह बघेलखंड की बोली है। बघेलखंड की बोली बघेली कहलाती है। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, महर तथा आसपास का क्षेत्र है। बघेली में केवल लोक साहित्य मिलते हैं। छत्तीसगढ़ी की बात करेंगे, पूर्वी हिंदी का तीसरा रूप। यह छत्तीसगढ़ से होने के कारण छत्तीसगढ़ी इसे कहा जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से यह विकसित हुआ है। इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खेरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि है। छत्तीसगढ़ी में भी बहुत सारे लोक साहित्य मिलते हैं। अब पश्चिमी राजस्थानी की बात करेंगे। पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहा जाता है, यह राजस्थानी का रूप राजस्थानी का एक रूप है जो पश्चिमी राजस्थान में विकसित हुआ है, जिसका क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोली जाती है। इसमें भी लोक साहित्य बहुत ही अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। मीरा के जितने भी पद हैं ये इसी में मिलेंगे, आपको इसी भाषा में मिलेंगे, मारवाड़ी भाषा में ही मिलेंगे। अब उत्तरी राजस्थानी की बात करेंगे। उत्तरी राजस्थानी जिसे जयपुरी भी कहा जाता है, इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा आसपास। उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहा जाता है। उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहा जाता है और पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहा जाता है। तो पश्चिमी राजस्थानी के बाद ठीक उत्तरी राजस्थानी आ गया था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो इसकी मिश्रित बोली अहिरवाटी है। यह गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल आदि के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है।
इसका भी उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी राजस्थानी की बात करेंगे। पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी कहा जाता है या जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में बोली जाती है। जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं। इसमें सिर्फ लोक साहित्य मिलते हैं। और दक्षिण राजस्थानी की बात करेंगे जिसे मालवी कहा जाता है। तो इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा उनके आसपास का क्षेत्र है जहां मालवी बोली जाती है और इसमें पर्याप्त लोक साहित्य है। और पश्चिमी पहाड़ी की बात करेंगे जिसका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया था कि उसमें कुछ नेपाली भाषा का भी अंश है। तो पश्चिमी पहाड़ी की बात करेंगे तो जोनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा आसपास का क्षेत्र पश्चिमी पहाड़ी बोलता है। शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित उस बोली में केवल लोक साहित्य मिलते हैं। अब मध्यवर्ती पहाड़ी की बात करेंगे तो शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल, कुमाऊं तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। वस्तुतः यह गढ़वाल या कुमाऊं मतलब दो तरह की भाषा है, दो तरह की बोली है। इन दो बोलियों का यह समूह है मध्यवर्ती पहाड़ी। अब अंत में बिहारी हिंदी की ओर जाएंगे। बिहारी हिंदी में सबसे पहले नंबर पर भोजपुरी। भोजपुरी एक तरह से हिंदी प्रदेश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का क्षेत्र है। मॉरिशस में भी भोजपुरी बोली जाती है। फिजी में भी बोली जाती है ये भोजपुरी। मतलब एक तरह से भोजपुरी बहुत ही विकसित भाषा हो चुकी है, विकसित बोली हो चुकी है। बहुत सारे गीत इसमें गाए जा रहे हैं और एक तरह से बॉलीवुड को टक्कर दे रहा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। अब आगे बात करेंगे। इसमें लोक साहित्य तो बहुत मिलते हैं और भारतेंदु प्रेमचंद प्रसाद आदि इसी क्षेत्र से रहे हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी खड़ी बोली में ही अपनी रचना की है। आगे बात करेंगे मगही की। संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगह पर इसका नाम आधारित है। मागधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा इसके आसपास बोली जाती है। इसमें काफी लोक साहित्य है, कुछ ललित साहित्य भी हैं। अब मैथिली की बात करेंगे तो साहित्यिक रूप से बिहारी हिंदी में मैथिली बहुत ही ज्यादा विकसित है। मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित यह बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि पर अवस्थित मिथिला में बोली जाती है। मिथिला का जो क्षेत्र है वो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, अररिया, मुंगेर आदि का क्षेत्र जो है वो मिथिला है। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है। साथ ही इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से होती आ रही। विद्यापति की विद्यापति पदावली भी मैथिली में ही है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वो भी मैथिली में ही है। और मैथिली में विद्यापति की पदावली को हिंदी में बहुत बड़े ही चाव से पढ़े जाते हैं। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति दियो हे गोसाउनी, अनुगत गति तुम पाए। इसके अलावा चानन भेल विषम सर रे, भूषण भेल भारी, इसी तरह की कामनी करे शनाने, हृदय हने पंचमाने। जब इस तरह के पद पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उस समय मैथिली की छवि अपने आप दिमाग में विकसित होती है। हिंदी साहित्य में विद्यापति का तो स्थान है ही, इसके अतिरिक्त गोविंद दास, रंजीत लाल, हरिमोहन झा आदि की रचना को आप देख सकते हैं। हरिमोहन झा का कट्टर काका का तरंग वो मैथिली में ही लिखी गई है, लेकिन हिंदी में उसके अनुवाद भी हुए हैं। आज बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रुचिकर लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।